वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल लर्न हिंदी विथ वर्षा। तो छात्रों, आज का हमारा विषय है कक्षा 9वीं अर्थात हिंदी। हिंदी का आज हम जो स्पर्श पाठ्य पुस्तक है इसका पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इस पाठ की रचनाकार है बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल हमारे सामने उनके अनुभव प्रस्तुत कर रही है। इस पाठ के माध्यम से उन्होंने हमें बहुत बड़ी प्रेरणा दी है। तो बचेंद्री पाल का परिचय पढ़ेंगे हम। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बम्पा गांव में 24 मई 1954 को हुआ था। बचेंद्री अपनी मां हंसा देवी नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत में एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। तो पाठ पढ़ने से पहले हमें बचेंद्री जी के बारे में जानना अतिशय आवश्यक है, क्योंकि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही जो महिला है वो है बचेंद्री पाल, और उनका जो जन्म है वो उत्तरांचल में हुआ था। पढ़ाई करने में उनके पिताजी असमर्थ थे, लेकिन उन्होंने सिलाई कढ़ाई करके, सिलाई कढ़ाई मतलब बुनाई करके अपने पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए, और जैसे तैसे 10वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए प्रिंसिपल ने ही उनके पिताजी को सहमत किया, अनुमति मांगी। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी यह बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं? बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही, क्योंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक और गांव में। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। अर्थात जब बारिश का मौसम होता था या फिर बारिश नहीं होती थी तो वो अपना स्थान चेंज कर देते थे। कभी वो पहाड़ की तराई पर रहते, पहाड़ की तराई मतलब पहाड़ के नीचे रहते, और स्कूल जाने के लिए उनको रोज़ पहाड़ों पर चढ़कर उतरकर दूसरे गांव स्कूल जाना पड़ता था। इसीलिए उनकी पहाड़ों पर चढ़ने की जो इच्छा थी, जो उनका अभ्यास था, वो बचपन में ही पूरा हुआ। हालांकि उनके भाई उनसे छोटे भाई को कहते कि हम पहाड़ पर चढ़ेंगे, लेकिन बचेंद्री को नहीं कहते। बचेंद्री को इस बात का बुरा लगता कि लड़कियों को इतना कोमल और नाजुक क्यों समझा जाता है। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7,500 मीटर ऊंची मान चोटी पर
सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय पाने के लिए प्रयाण किया। तो बचेंद्री की जो पढ़ाई है, डिग्री समाप्त होते ही इंडियन माउंटेन फाउंडेशन एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली अगर कोई महिला है तो उनकी सर्च शुरू की, खोज शुरू की और बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। और जब ट्रेनिंग देने लगे तो 7,500 मीटर जो मान की चोटी थी वो उस चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। और फिर कई महीनों तक उन्होंने अभ्यास किया, प्रैक्टिस की और उसके बाद जब उनका अभ्यास शुरू हुआ, जब उनकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो उसके बाद वो कहा गई एवरेस्ट विजय पाने के लिए उन्होंने प्रयाण किया, अभी वो जा सकते हैं। इसीलिए तो जब बचेंद्री जी एवरेस्ट पर चढ़ने का अपना अनुभव हमें बताती है कि वो कब निकले थे, कहाँ से निकले थे, उनको रास्ते में क्या क्या अनुभव आए, ये सारे अनुभव हमें वो शेयर कर रही है। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। और जैसे उसने एवरेस्ट पर्वतारोहण का संपूर्ण विवरण बताया, मतलब पूरा उन्होंने वर्णन किया है और खुद कलमबद्ध किया है, अर्थात खुद स्वयं लिखा है उन्होंने। फिर जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम भी बचेंद्री के साथ कदम से कदम मिलाकर जा रहे हैं। इतना ये रोमहर्षक वर्णन है। और बचेंद्री ने कितने सारे खतरों को झेलकर जो पहली भारतीय पर्वतारोही होने का सौभाग्य प्राप्त किया, वो कैसे किया, इस पाठ के माध्यम से हम देखेंगे। और जो उन्होंने अनुभव किया वो उन्होंने स्वयं लिखा, इसीलिए ये पाठ हमें बहुत ही प्रेरणादायी होगा। हम जैसे स्टूडेंट कभी कभी अगर कोई असफलता मिलती है तो असफलता मिलने के बाद वो क्या हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन कभी भी निराश न होकर पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए, इस पाठ के माध्यम से हमें ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली में काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्निम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। और एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को वो क्या किया उन्होंने, दिल्ली से वो काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है, तो वो एक प्लेन से गए और फिर एक मजबूत जो अग्निम दल था, मतलब उनका एक ये ग्रुप था, उन्होंने क्या किया, पहले आगे गए और जो हिमपात था, जो बर्फ गिरी हुई थी, वो उस रास्ते को उन्होंने क्या किया, साफ किया। और एक बेस कैंप मतलब जो पहले वाला फर्स्ट कैंप है जो नीचे है एवरेस्ट के नीचे, वो बेस कैंप की स्थापना उन्होंने वहाँ की। नमचे बाजार शेरपालैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यही के आसपास के गांव के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा।
जो नेपालियों की में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। और नमचे बाजार एक क्षेत्र है और काहाका शेरपालैंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। और अधिकांश जो शेरपा अर्थात जो कुली है वो यहाँ के ही होते हैं या फिर आसपास के गांव के होते हैं। और जैसे उन्होंने नमचे बाजार से सबसे पहले उन्होंने एवरेस्ट शिखर को देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा। और वहाँ के नेपाली जो लोग हैं उसे सागर माथा नाम से बुलाते हैं। और वो जो नाम है वो लेखिका को बहुत पसंद आया। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल अर्थात प्लूम देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। विशेषकर खराब मौसम में यह मुझे डराने के लिए काफी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। और लेखिका ने नमचे बाजार से सागर माथा का तो दर्शन किया, उनको बहुत अच्छा लगा वो नाम। लेकिन जब उन्होंने एवरेस्ट की तरफ गौर से देखा, ध्यानपूर्वक देखा, तो उन्होंने देखा एक भारी बड़ा फूल है, फूल जैसा है, लेकिन वो एक पर्वत शिखर पर ऊपर की चोटी पर लहराता हुआ एक ध्वज सा लग रहा था, झंडे जैसा लग रहा था। लेकिन वो बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह जो है, ऊपरी जो भूपृष्ठ है वहाँ के आसपास 150 किलोमीटर अथवा अधिक गति से हवा चलने के कारण ये बना है। वो सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता है, इसीलिए ऐसा बना है। यह बर्फ का जो ध्वज है, झंडा है, 10 किलोमीटर या उससे अधिक लंबा हो सकता है। तो वो नीचे से फूल जैसे लग रहा था, लेकिन वो अगर हम देखेंगे तो 10 मीटर से ज़्यादा है। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान खिसक कर गिर गई थी। अर्थात लेखिका कह रही है कि जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे तो उनको एक समाचार मिला, और वो समाचार क्या था? हिमस्खलन के कारण, मतलब बर्फ गिरने के कारण क्या हुआ था, एक जो शेरपा कुली है उसकी मृत्यु हुई थी। तो इस खुम्बू हिमपात पर जाने वाला जो अभियान दल है उसके बाई तरफ सीधी जो सीढ़ी है नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। तो 16 शेरपा कुली उस दल में थे, एक की तो मृत्यु हो गई थी और जो 4 लोग हैं वो घायल हो चुके थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। और ये जो समाचार है, ये समाचार सुनकर कि 16 शेरपा कुली घायल हो चुके, एक की मौत हो चुकी है या फिर 4 बहुत सीरियस है, ये सुनकर सारे जो अभियान के सदस्य हैं उनके चेहरे अवसाद मतलब उदासी से घिरे हुए थे। लेकिन उनके जो नेता थे कर्नल खुल्लर, वो क्या कह रहे थे, एवरेस्ट जैसे महान शिखर पर अगर हमें चढ़ना है या अभियान करना है तो कभी कभी आदमी की मृत्यु भी हो सकती है और ये हमें सहज स्वीकार करनी चाहिए। उपनेता प्रेमचंद जो अग्निम दल का नेतृत्व कर रहे थे 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 6000 मीटर जो हिमपात के
ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना भी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। और जो उपनेता थे उस अग्निम दल के, वो क्या कह रहे थे कि 26 मार्च वो पेरिस लौट आए और उन्होंने उस खुम्बो हिमपात की स्थिति से उनको अवगत कराया, समझाया, उस स्थिति समझाई। और उन्होंने कहा कि जो उनके दल का एक कैंप है 6000 मीटर की जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहाँ तक का उन्होंने रास्ता साफ किया था और उन्होंने वहाँ पुल भी बनाए थे, रस्सियाँ बांधकर, झंडियों से चिन्हित, मतलब एक संकेत चिन्ह दिए थे कि कहाँ से कैसे जाना है। और उन्होंने कठिनाइयों का जायजा भी लिया था और उन्होंने ये भी बताया था कि जो ग्लेशियर है वो बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ गिरना भी जारी है और हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव होते हैं। मतलब हम बता नहीं सकते थे कि अभी बर्फ़ गिरेगा या नहीं गिरेगा या फिर स्थिति कैसी रहेगी। फिर हमने रास्ता तो ठीक कर दिया है, शायद फिर से हमें रास्ता बनाना पड़े अगर हिमपात हुआ तो। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे और पहले एक मृत्यु की समाचार तो उनको मतलब उदास कर गया था, लेकिन अभी और एक मृत्यु का समाचार मिला था और वो मृत्यु किसकी हुई थी? जो एक रसोइया, मतलब एक जो शेफ है, खाना बनाने वाला है, उसका सहायक, उसकी मृत्यु। क्योंकि उसका कारण क्या था कि वहाँ जलवायु, मतलब जो ऑक्सीजन है वो ठीक तरह से नहीं मिल रहा था, इसीलिए। और निश्चित रूप से वो आशाजनक नहीं थे, मतलब उनको बहुत उत्साह नहीं था, वो डर गए थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लोत्से और नुत्से की ऊंचाई से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। और लेखिका कहती है मैंने एवरेस्ट शिखर को 2 बार देखा, लेकिन एक बार दूरी से और एक बार बेस कैंप पहुंचने के बाद देखा। बाकी अन्य जो पर्वत चोटियां है, श्रेणियां हैं, उनको भी देखा तो वो बहुचक्की रह गई। बहुचक्की मतलब आश्चर्यचकित रह गई। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहाने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी सीधे धरातल पर। और हिमपात अपने आप एक तरह से बर्फ के अव्यवस्थित ढंग से गिर रहा था, उसका अंदाज़ा लगाना मतलब कठिन था। और लेखिका कह रही है हमें बताया गया था कि जो ग्लेशियर नदी है वो बर्फ़ की नदी है, उसमें हमेशा हलचल रहती है, वो कैसे भी बहती रहती है और बर्फ़ की जो चट्टानें हैं उसमें तत्काल गिरती रहती है। कब कहाँ से बर्फ़ धंस जाए और कहाँ से गिरे ये हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते। और इस खतरनाक स्थिति से हम स्थिति धारण कर लेती है, जैसे तैसे बर्फ़ की जो चट्टानें हैं गिरती है, वो कैसी स्थिति धारण कर लेती है, एकदम खतरनाक, कि अभी ये गिरी है, अभी दूसरी कौन सी गिरेगी या फिर कहाँ से गिरेगी, किस पर आकर गिरेगी। तो इसी प्रकार लेखिका बता रही है कि वहाँ की स्थिति कैसी थी। वहाँ की स्थिति तो बर्फ़ के कारण गंभीर थी ही, लेकिन वहाँ जलवायु की कमी भी थी ऊपर जाने के लिए, और जलवायु की कमी से और एक मृत्यु हो गई थी। तो अभी पहले भाग में हमने इतना पार्ट देखा है, अगले वीडियो में हम दूसरे भाग का वीडियो देखेंगे, अगला पार्ट पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।